हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों के लिए विषय इतिहास कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पाठ 7 की जानकारी हासिल करेंगे। पाठ 7। तो इनमें सबसे पहले आप लोगों को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 10 अगस्त 1948 को स्थापना हुई। ध्रुव परमाणु भट्टी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL। परमाणु परीक्षण पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998। प्रक्षेपणास्त्र विकास पृथ्वी 1981। तो प्रक्षेपणास्त्र में अग्नि, आकाश, नाग, अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भास्कर 1979। एप्पल 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। इनसेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। प्रौद्योगिकी की प्रगति टेलेक्स सेवा 1963। उपग्रह दूरसंचार केंद्र 1967। पिन कोड 15 अगस्त 1972। ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस 1972। मोबाइल 22 अगस्त 1994। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC 1956। रेल और प्रौद्योगिकी की जानकारी हासिल करेंगे। तो इस पाठ में हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य का अध्ययन करेंगे। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत महत्वपूर्ण संस्थानों और उनके योगदान का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ आप लोगों का भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 10 अगस्त 1948 में तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति साध्य करनी थी। इस विचार को लेकर उन्होंने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। तो यहाँ पर आप लोग बताया है कि हमारे भारत के PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करने की निर्णय लिया था। तो 10 अगस्त 1948 को उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा की नियुक्ति की गई। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, उसे बनाए रखना, इसके लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना आदि परमाणु ऊर्जा के उद्देश्य से इस विभाग ने वर्ष 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा कार्यान्वित की। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है 10 अगस्त 1948 को हमारे PM जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित करने के बाद उन्होंने इसका प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा को चुना। डॉक्टर होमी भाभा ने परमाणु ऊर्जा विद्युत से उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन और उसके बाद में प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना, ये उनका उद्देश्य था। इस विभाग ने 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा का क्रियान्वित किया, एक्टिवेशन किया। वर्ष 1969 में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। थोरियम का उपयोग विद्युत निर्मिती के लिए तमिलनाडु के कल्लक्कम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। परमाणु ऊर्जा के विकास से रिएक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। तो यहाँ पर आप लोगों को 1969 की बात बताई गई कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया और थोरियम का उपयोग विद्युत निर्मिती के लिए तमिलनाडु के कल्पकम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा की निर्मिती के लिए भारी पानी की आवश्यकता होती है। इस भारी पानी के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। परमाणु भट्टियों के लिए आवश्यक भारी पानी हेवी वाटर का देश के लिए बड़ी मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने के लिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट संस्थान का गठन किया गया। कालांतर में संस्थान का नामकरण हेवी वाटर बोर्ड के रूप में हुआ। तो यहाँ पर आप लोग बताया गया कि परमाणु ऊर्जा की निर्मिती करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी का उपयोग किया जाता है। तो हेवी वाटर स्टोर करने के लिए भारी पानी कारखाने के लिए वडोदरा, तालचेर,
तुतीकोरिन, कोटा आदि स्थानों में स्थापित किए गए परमाणु भट्टियों के लिए आवश्यक भारी पानी यानी हेवी वाटर स्टोर करने के लिए या जो उत्पादन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए हेवी वाटर प्रोजेक्ट संस्था का गठन किया गया। 28 फरवरी का दिन संपूर्ण भारत में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग समझ लो। तो ध्रुव परमाणु भट्टी है, उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का ध्रुव परमाणु भट्टी। अब ध्रुव परमाणु भट्टी के बारे में दिया गया है कि मुंबई के समीप ध्रुवे में वर्ष 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई। यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। ध्रुवे केंद्र में लगभग 350 किरणोत्सर्गी पदार्थों की निर्मित की जाती है। उनका उपयोग उद्योग, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्रुवे 1985 में मुंबई के सभी जो ध्रुव बताया गया ट्रोम्बे, तो ट्रोम्बे में 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की प्रथम परमाणु भट्टी का आविष्कार किया गया। यूरेनियम धातु ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी की बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। ट्रोम्बे केंद्र में लगभग 350 किरणोत्सर्गी पदार्थों का उपयोग कर उनका उद्योग, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आप लोगों का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वर्ष 1987 में इस कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी विद्युत उत्पादन का तकनीकी विज्ञान सिद्ध हो, इसलिए उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना था। तो यहाँ पे आप लोग दिया है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वर्ष 1987 में इस कंपनी का गठन किया गया और कंपनी का उद्देश्य था सुरक्षित और सस्ती पर्यावरणीय दृष्टि से अच्छी विद्युत उत्पादन का तकनीकी विज्ञान से उपयोग करना। इनका मेन प्रूव करने के लिए इसको डेवलपमेंट किया और प्रोग्रेस करके आगे बढ़े और उसके ऊपर वो डिपेंड थे। तो उसके बाद में आ रहा आप लोगों का परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण। तो यहाँ पे आ रहा आप लोगों का परमाणु परीक्षण। तो पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में हुआ। तो यहाँ पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए करना भारत की नीति है। इस नीति का अनुसरण कर भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया। चीन का परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना और चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों सुसज्जित होने के लिए चल रही पाकिस्तान के छटपटाहट के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चीन के बाद में अस्त्र न्यूक्लियर बम्स वगैरह होने के कारण पाकिस्तान उसका देखा देखी वो भी छटपटा रहा था, वो भी बना रहा था। तो हमारे दोनों शत्रु जो हमारे पड़ोसी चीन, चाइना और पाकिस्तान, उनको ध्यान में रखते हुए भारत को भी न्यूक्लियर बम बनाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने भी भारत ने भी राजस्थान में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। इसकी अध्यक्षता परीक्षण में परमाणु के अध्यक्ष डॉक्टर भूमि सेठना और भाभा परवानी अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर राजा रामन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट परीक्षण का निर्णय लिया। मनुष्य बस्ती से अति दूर और भूगर्भ में जहां आसपास पानी का संग्रह न हो, इन दो निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान के पोखरण स्थान को चुना गया। तो यहाँ पे आप लोग बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भूमि सेठना और डॉक्टर राजा रामन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ये विचार था कि हमको परमाणु परीक्षण ऐसी जगह करना चाहिए जहां मानवीय बस्ती भी ना हो और पानी वगैरह भी दूर होना चाहिए, जहां पर जो पथरीले या बंजर जमीन वगैरह होती है। उन्होंने पोखरण में राजस्थान के पोखरण को चुना गया और वहां पे पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को शुरू किया गया। तो 1974 में भारत ने पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। फलस्वरूप अमेरिका ने अंतरिक्ष अनुसंधान, दूर संदेश वहन विज्ञान और प्रक्षेपणास्त्र विकास जैसे रक्षा विषयों से संबंधित तकनीकी विज्ञान भारत को देने से इनकार कर दिया था। भारत ने अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए अपने बल पर प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम विकसित करने की नीति अपनाई। इससे भारत प्रक्षेपणास्त्र विकसित करने वाले अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन और जर्मनी की पंक्ति में जा बैठा। यहाँ पे बताया गया कि 1974 में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण भारत कर रहा था। अमेरिका ने अंतरिक्ष अनुसंधान
और दूर संदेशवाहन विज्ञान और प्रक्षेपण विकास जैसे विषयों से संबंधित जो चीजें सामग्री रॉ मटेरियल हमें देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भारत को डबल वर्क करना पड़ा और भारत ने अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए खुद अपने अनुसार परमाणु परीक्षण किया और उसे सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, जर्मनी और चीन और भारत जैसे उनके लाइन जा बैठा और प्रथम परीक्षण परमाणु परीक्षण में भारत को सफलता हासिल हुई। उसके बाद में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998। अब यहाँ पे दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ। भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र सज्जित सिद्ध करने के लिए पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसी दिन 3 परमाणु परीक्षण किए, उसमें से एक हाइड्रोजन बम का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वस्त कराया। भारत परमाणुअस्त्रों का पहला प्रयोग नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ पर आपको बताया गया दूसरा परमाणु परीक्षण के दौरान भारत देश को बहुत ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ा। चाइना और पाकिस्तान ने जासूस करके अमेरिका को चेतावनी किया कि भारत जो अंदर ही अंदर परमाणु परीक्षण वगैरह कर रहा है उसके ऊपर बैठ लगाया है, फिर भी भारत ने अमेरिका से चोरी छुपे अपना काम जारी रखा। तो यहाँ पे दिया गया है कि दूसरे परमाणु परीक्षण के लिए उनमें एक हाइड्रोजन बम था। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत परमाणुअस्त्रों का पहला प्रयोग कर रहा है, किंतु अमेरिका ने उसे सपोर्ट नहीं किया और भारत के ऊपर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाया। उसके बाद में आ रहा परमाणु विकास। तो पहला है पृथ्वी। परमाणु विकास में पृथ्वी दिया गया 1988। तो पृथ्वी 1988, पृथ्वी में वर्ष 1990 में अग्नि परमाणु सफल परीक्षण हुआ। संपूर्ण विश्व का भारत के परमाणु परमाणु विकास कार्यक्रम की ओर खींचा गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP अंतर्गत परमाणु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अनुसार अनुसंधान और विकास अनुसंधान DRDO परमाणु निर्माण प्रारंभ किया गया, जिसका कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व सफल हुआ। पृथ्वी एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थल सेना को पृथ्वी 2, वायुसेना को पृथ्वी 3, नौसेना सौंपी गई और परमाणु की क्षमता 500,000 किलोमीटर विस्फोट वहन कर ले जाने की थी। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पृथ्वी पर परमाणु मिसाइल को 9.5 से 300 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य साधना संभव हुआ। उसके बाद में आपको अग्नि के बारे में दिया गया है कि चीन और पाकिस्तान को भारत की परमाणु सामर्थ्य का अनुमान हो, भारत की सीमा सुरक्षित रहे, इसलिए अग्नि 1 का परीक्षण किया गया। इस सामरिक परीक्षण का लक्ष्य 700 किलोमीटर का था। आगे अग्नि 2 और अग्नि 3 की भी निर्मित की। तो चीन और पाकिस्तान को अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के लिए भारत ने अग्नि 2 का परीक्षण किया और ये बता दिया कि हमारे पास में भी अग्नि जैसे प्रश्नास्त्र न्यूक्लियर बम्स वगैरह है। तो अग्नि 1 जो था 700 किलोमीटर आगे दूर तक मार गिराने वाली शक्ति के हिसाब से उन्होंने निर्मित की गई थी। उसके बाद में हमारा आकाश और नाग। यहाँ पे आकाश और नाग प्रश्नास्त्र के बारे में बताया गया है कि जमीन से आकाश से प्रहार करने के लिए वर्ष 1990 में आकाश प्रश्नास्त्र का निर्माण किया गया। 30 किलोमीटर की दूरी और 720 किलो के विस्फोटक प्रौद्योगिकी से ले जाने वाली क्षमता से प्रश्नास्त्र की गई। शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने के लिए फायरगेट स्वरूप के नाग प्रश्नास्त्र तैयार किए गए। परमाणु निर्मित के कारण सैनिक दृष्टि से भारत सुरक्षित हो गया। तो यहाँ पर जमीन से आकाश में प्रहार करने के लिए वर्ष 1990 में आकाश प्रश्नास्त्र का निर्माण किया गया। 30 किलोमीटर की दूरी पर 720 किलो के विस्फोटक प्रौद्योगिकी गति से ले जाने की क्षमता से प्रश्नास्त्र को निर्माण किया गया और शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने के लिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा और इस प्रकार से सैनिक रूप से भारत सुरक्षित हो गया। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का अंतरिक्ष अनुसंधान। अब अंतरिक्ष अनुसंधान तो केरल राज्य के दुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च संस्थान ने भारत के प्रथम आविष्कार अग्नि रॉकेट का वर्ष 1961 में सफल परीक्षण किया। तो यहाँ पे केरला राज्य के दुम्बा में स्थित दुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की और प्रथम आविष्कारित अग्नि रॉकेट का वर्ष 1961 में सफल परीक्षण किया गया। वर्ष 1969 में 1969 में दुम्बा में स्वदेशी बनावट वाले रोहिणी 75 अग्नि रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इनके बाद का सोपान अर्थात
1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो 1975 में हमने सबसे पहला आर्यभट्ट नाम के भारतीय उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस सफलता से यह सिद्ध हो गया कि अंतरिक्ष में छोड़े जा सकने वाले उपग्रह की संरचना निर्मित देश में हो सकती है। तो हमने स्वदेशी रचना का आर्यभट्ट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और भारतीय विशेषज्ञों को भूकेंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना, उपग्रह की ओर से संदेश को भूकेंद्र पर ग्रहण करने से तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए उपग्रह की कार्यशैली का मूल्यांकन करने से उच्च पृथ्वी अवगत हो सकती है, ऐसा आत्मविश्वास हो गया। तो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान में हमने केरल राज्य के दुम्बा में नेशनल कमिटी फॉर स्पेस उसका आविष्कार किया। आविष्कार करने के बाद में 1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से भारतीय उपग्रह रोहिणी 25 का अपनी रॉकेट का सफल प्रयोग किया और स्वदेशी बनावट का आर्यभट्ट पहला हमने अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह बनाया और बेटा से संदेश वगैरह लेने के लिए हमें आसानी हो गई और भारत ने बता दिया कि हम भी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में उपग्रह वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आप लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान में के बुनियादी कार्यक्रम में मकनी रॉकेट संबंधी उपग्रह सफलतापूर्वक साध्य कर लेने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की। इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में। इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष दल कार्यान्वित किया। तो यहाँ पर इसरो के बारे में दिया गया कि इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान की बुनियादी कार्यक्रम जो बेसिक प्रोग्राम वगैरह होता है उनमें अपनी रॉकेट संबंधित उपक्रम सफलतापूर्वक साध्य किया और अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई और इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है और यह आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष दल का कार्यान्वित किया गया है। इसके बाद में आपका भास्कर 1 1979। तो भास्कर 1 में वर्ष 1979 में पृथ्वी की सतह का बातों का निरीक्षण कर संवेदी तकनीकी द्वारा साध्य हो, इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर 1 प्रायोगिक उपग्रह भारत में सोवियत यूनियन से भेजा। देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीकी विज्ञान विकसित होने वाला था। इस तकनीकी सहायता से भूगर्भ संबंधी, पर्यावरण संबंधी, वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र महत्वपूर्ण थे। इस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी में हुआ। वर्ष 1981 में भास्कर 21 ये उपग्रह सोवियत यूनियन से भेजा गया। तो भास्कर 1 का भेजने का एक मकसद था कि पृथ्वी की सतह से सभी बातों को, यानी जो हमारे भारत देश में पृथ्वी में जितना हमारा जो भौगोलिक पर्यावरण है उसके चित्र वगैरह खींचने के लिए और हमारी जलवायु कैसी है और हमारा खनिज संग्रह कैसा है उनका अनुमान करने के लिए ये सब तकनीकी सहायता से भूगर्भ तथा पर्यावरण संबंधी जितने छायाचित्र खींचने के लिए हमने रूस का सपोर्ट लिया और रूस की सहायता से 1981 में भास्कर 21 का उपग्रह सोवियत यूनियन से छोड़ा। इस प्रकार से हमने भास्कर 1 का जो इसरो द्वारा तैयार किया गया है ये प्रायोगिक उपग्रह सबसे ज्यादा हमारे भौगोलिक पर्यावरण और हमारे जलवायु और भूगर्भ के ऊपर और समुद्र के अंदर कैसी दुनिया है, क्या क्या हमारी चीजें है, उन सब के छायाचित्र खींचने के लिए और जानकारी रखने के लिए ये भास्कर 1 उपग्रह का आविष्कार किया गया। और सोवियत यूनियन से हमने 1981 भास्कर 29 को भी भेजा। उसके बाद में एप्पल आ रहा है। एप्पल 19 जून 1981 गियाना से भेजा गया। इसरो द्वारा पूर्णतः भारत में बनाया गया भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा गया। एप्पल के कारण शिक्षा के क्षेत्र सहायता मिली। आपातकालीन दूरसंचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य सफल हुआ। तो यहाँ पे एप्पल जो इसरो द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो दूरसंचार उपग्रह था उसका एक ही मकसद था कि वह फ्रेंच गियाना से भेजा गया 1981 को। तो फ्रेंच गियाना से भेजने का मतलब ये था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन फील्ड है, वो सबसे ज्यादा हमें जानकारी मिले और उस क्षेत्र में और हमारा जो इमरजेंसी दूरसंचार निगम के लिए सपोर्ट मिले, इसलिए एप्पल का आविष्कार किया गया और उपग्रह का हमने 19 जून 1981 को फ्रेंच गियाना से भेजा। उसके बाद में इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट हमारा इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट
तो अगस्त 1983 में इनसेट 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। इस कारण भारत के संचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जलवायु का अनुमान बताना, अंतरिक्ष विभाग क्षेत्रों में क्रांति हो गई। इनसेट के कारण देश भर के 207 आकाशवाणी केंद्र एक दूसरे से जोड़ना संभव हुआ। इस प्रणाली का उपयोग आपातग्रस्तों की खोज तथा बचाव, जहाज अथवा विमान दुर्घटना प्रसंग में जलवायु का पूर्वानुमान। तो यहाँ पे दिया गया आप लोगों को इनसेट का हमने आविष्कार इसलिए किया गया ताकि 1983 में इनसेट 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जलवायु का अनुमान और अंतरिक्ष विभाग क्षेत्र में क्रांति हुई। इनसे के कारण देश भर के 207 आकाशवाणी केंद्र एक दूसरे जुड़ना संभव हुआ और इस इनसेट के उपयोग के द्वारा जहां पर हमारे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जहां कोई बाढ़ आपदाग्रस्त हो गई, जहां इमरजेंसी हो गई, तो वो ढूंढने के लिए इनसेट सबसे अच्छा स्रोत होता है। इसलिए जलवायु का पूर्वानुमान, तूफान की खोज तथा समीक्षा और टेलीमेडिसिन शैक्षिक संस्थाओं को हो रहा है। इससे प्रणाली की टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण और दुर्गम भागों की जनता को विशेष डॉक्टरी सलाह तथा औषधोपचार सहज उपलब्ध हो सकता है। ग्रामीण और छोटे गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिस्ट सेवा वाले रुग्णालयों के साथ इनसेट द्वारा जोड़ा गया। तो इनसेट के द्वारा तूफान वगैरह आ रहा है पृथ्वी पर, या समीक्षा या टेलीमेडिसिन दूर देहातों पर पहुंचाना, टेलीमेडिसिन कोई इनसेट के द्वारा ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ हमारे ग्रामीण भागों में जनता के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के लिए औषधोपचार साधन उपलब्ध कराने के लिए इनसेट सबसे महत्वपूर्ण हुआ है। आज सुपर स्पेशलिस्ट सेवा वाले रुग्णालयों के लिए इनसेट द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद में पृथ्वी की प्रगति में दिया गया है टेलेक्स सेवा। तो पृथ्वी की प्रगति के बारे में बताया गया है। इंजन निर्माण करना, इंजन लोकोमोटिव बंगाल के जिले के स्थापित किए गए। इस कारखाने में वाष्प इंजन, डीजल और विद्युत इंजन का निर्माण किया गया। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया। इसे श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में इंजनों का निर्यात शुरू हुआ। तो हमने पृथ्वी की प्रगति में सबसे पहले भाष्प इंजन, जो हमारे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कारखाना बंगाल के ऑटोमोबाइल के चित्तरंजन में स्थापित किया गया है। इस कारखाने में वाष्प इंजन, डीजल और विद्युत इंजन का निर्माण किया गया है। और समझिए वाष्प इंजन, डीजल इंजन और विद्युत इंजन का जो आविष्कार किया गया श्रीलंका, बांग्लादेश और तंजानिया, वियतनाम को ये इंजनों की हम सप्लाई वगैरह करते रहते हैं। इस प्रकार से हम देश पृथ्वी की प्रगति की। उसके बाद टेलेक्स सेवा 1963। तो टेलेक्स सेवा में देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से मुद्रित स्वरूप के संदेश वहन करने वाले टेलेक्स सेवा का वर्ष 1963 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ की। वर्ष 1969 में देवनागरी लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई। बाद में उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में शुरू हुआ। 1990 के बाद इंटरनेट का उदय और सेवा का समाप्त हो गया। तो यहाँ पे 1969 में टेलेक्स सेवा आरंभ किया गया और 1963 में इसका आरंभ किया गया। 1969 में देवनागरी लिपि के द्वारा दिल्ली में टक लेखन के लिए उपयोग किया गया। लेकिन इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्र में हुआ। लेकिन 1990 के बाद इंटरनेट जैसे आ गया, इंटरनेट के कदम रखते ही टेलेक्स सेवा खत्म हो गई। टेलेक्स सेवा के द्वारा हम संदेश फास्ट से स्पीड पोस्ट के द्वारा एक जगह दूसरी जगह भेज सकते थे। इस प्रकार से हमें पहली बार दिल्ली में ये आरंभ हुआ। और उसके बाद में वर्ष 1990 में इंटरनेट का आगमन खत्म हो गया। उसके बाद में हमारा उपग्रहीय दूरसंचार केंद्र 1967। तो यहाँ पर पृथ्वी उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत दूरसंचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव है। इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा उपग्रह से संदेश ग्रहण करने के लिए आवश्यक देशांतर्गत डोमेस्टिक उपग्रह दूरसंचार केंद्र वर्ष 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेगरा में खड़ा किया गया। इसके कारण भारतीय वैज्ञानिक तकनीशियनों को भू केंद्र खड़ा करने और उसको कार्य प्रणाली का देशांतर्गत परीक्षण देना सुलभ हो गया। वर्ष 1970 में पुणे के पास आर्मी में अंतरदेशीय दूरसंचार सेवा के लिए सुसज्जित भू केंद्र खड़ा किया गया। अब उपग्रहीय संचार केंद्र के बारे में बताया गया कि पृथ्वी उपग्रह जिस प्रकार से पृथ्वी में हमारे हाथ से बनाया गया, जिससे बारिश वगैरह कराना या देश के अंतर्गत दूरसंचार सैटेलाइट सहायता से देश के अंतर्गत दूरसंचार द्वारा संभव है। इसलिए उपग्रह संदेश भेजने, संदेश ग्रहण करने के लिए और देशांतर्गत डोमेस्टिक उपग्रह द्वारा भू केंद्र वर्ष 1970 अहमदाबाद के जोधपुर टेगरा में खड़ा किया गया ताकि भारतीय वैज्ञानिक तकनीशियों को सबसे ज्यादा इसमें ट्रेनिंग के द्वारा मदद मिल सके और अंतरराष्ट्रीय दूर सेवा संचार सेवा सुसज्जित किया केंद्र खड़ा किया गया। उसके बाद में हमारा पिन कोड 15 अगस्त 1972। तो पिन कोड 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक व तार विभाग ने देश में 6
अंकीय पोस्टल इंडेक्स कोड पिन कोड पद्धति शुरू की। डाक वितरण की कार्य क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इसी पद्धति में देश को 9 भागों में विभाजित किया गया। पिन कोड का प्रथम क्रमांक मुख्य विभाग को दर्शाता है, दूसरा क्रमांक उप विभाग के, तीसरा क्रमांक उप विभाग का बांटने वाला जिला था। शेष 3 क्रमांकों को बांटने वाला स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित किया गया। महाराष्ट्र के लिए 40, 41, 42, 43, 44 ये पहले 2 अंक है। तो महाराष्ट्र में 40, 41, 42, 43, 44 तो ये पहले 2 अंक है। 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की। पिन कोड यहाँ पे 15 अगस्त 1972 में इसका आविष्कार किया गया। पिन कोड के माध्यम से पूरे देश को जितने भी जो डाक मुख्यालय है उनको बांटने के लिए पिन कोड के द्वारा हमारे देश को बांटा गया, ताकि उसमें उप विभाग के बाद में स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि महाराष्ट्र के लिए 40, 41, 42, 43, 44 ये अंक स्थापित किया। 1986 को उसकी स्थापना की गई। उसके बाद में हमारा ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस। ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस 1972। तो वर्ष 1972 मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना पर अंतर्राष्ट्रीय सेवा संचालित व्यवस्था का काम शुरू हुआ। 1976 में मुंबई तथा लंदन इन 2 शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क साधने वाली ISD सेवा आरंभ हुई। तो यहाँ पर 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस के द्वारा सबसे पहले मुंबई से लंदन में ISD कॉल शुरू किया गया। और दूरध्वनि की तरह टेलीविजन, रेडियो, छायाचित्र जैसी सेवाएं प्रारंभ हुई। 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। इससे बड़े शहरों में दूरसंचार सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थापित की सार्वजनिक कंपनी। 1990 के बाद BSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पाया। इस क्षेत्र में सेम पित्रोदा का योगदान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 1972 में मुंबई में ओवरसीज कंपनी कम्युनिकेशन सर्विस ने पहला मुंबई से लंदन में ISD कॉल शुरू किया। ISD शुरू होने के बाद में टेलीविजन, रेडियो, छायाचित्र सेवाएं शुरू की गई। 1986 में विदेश